नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए आखिर कौन-कौन सी योजनाएं चलाती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या ये योजनाएं उन तक पहुंच भी पाती हैं? चलिए इसी की तह तक चलते हैं। सबसे पहले चलिए इस मसले की विशालता को समझते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में 2.68 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की विकलांगता के साथ जी रहे हैं। इसे समझने के लिए जरा सोचिए, ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो हम एक बहुत बड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है ना? चेन गुआंग चेंग की ये बात हमें याद दिलाती है कि हम एक समाज के तौर पर कितने सभ्य हैं। इसका असली पैमाना यही है कि हम अपने सबसे ज़रूरतमंद नागरिकों का कितना ध्यान रखते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि सबसे बड़ी और बुनियादी प्रॉब्लम आखिर है क्या। सोचिए, देश में नीतियां तो हैं ढेर सारी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिनके लिए ये बनी है उन तक इनकी जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन गैप या सूचना की खाई है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सी योजनाएं मौजूद हैं, क्योंकि सारी जानकारी एक जगह पर आसान भाषा में उपलब्ध ही नहीं है। तो इस जानकारी के खाई को भरने के लिए क्या किया गया, चलिए देखते हैं हमारे दूसरे भाग में। तो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के तौर पर सामने आया एक दस्तावेज, जिसे हम इस पूरी कहानी का हीरो भी कह सकते हैं। ये राष्ट्रीय सार संग्रह या कंपेंडियम सीधे तौर पर इसी जानकारी की कमी को दूर करने के लिए तैयार किया गया। पर यह काम इतना आसान था नहीं। जरा सोचिए, सारी जानकारी अलग अलग सरकारी वेबसाइटों, दफ्तरों और अलग अलग भाषाओं में बिखरी हुई थी। कुछ तो बस पुराने स्कैन किए हुए पन्नों पर थीं, जिसे पढ़ना भी मुश्किल था। इन सबको एक साथ लाना किसी बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा था। अब आते हैं तीसरे भाग पर। देखते हैं कि ये जो कंपेंडियम बना, इससे हमें किस किस तरह की सरकारी मदद के बारे में पता चलता है। तो ये दस्तावेज हमें दिखाता है कि स्कीमें तो बहुत सारी हैं अलग अलग कैटेगरी में, पर असल में ज़मीन पर क्या है, आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई में मदद की बात करें, देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ बिहार है, जहां महीने के 50 से कुछ 100 रुपए की स्कॉलरशिप है, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, जहां सरकारी कॉलेजों की पूरी फीस ही माफ हो जाती है। आर्थिक मदद में भी यही कहानी है, तरीके बिल्कुल अलग अलग। अंडमान और निकोबार में बेरोजगारों को सीधे हर महीने 750 रुपए का भत्ता मिलता है। वहीं आंध्र प्रदेश का फोकस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पर है, यानी सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देकर स्थायी रोजगार देना। और तो और शादी जैसे सामाजिक मौक़ों पर मिलने वाली मदद में भी जमीन आसमान का अंतर है। आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपए मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये रकम 2 गुने से भी ज्यादा है, 21,000 रुपए। तो जब हम इन सारे अलग अलग उदाहरणों को एक साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत बड़ी और थोड़ी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। चलिए चौथे भाग में इसी पर बात करते हैं। और वो बड़ी तस्वीर ये है कि हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई एक जैसी यूनिफॉर्म व्यवस्था है ही नहीं। ये असल में नीतियों का कह सकते हैं एक पैचवर्क है। हर राज्य के अपने अलग अलग नियम, अपनी अलग अलग स्कीमें। ये पैचवर्क वाली बात कितनी सीरियस है वो इस तुलना से साफ हो जाता है। जरा देखिए, आंध्र प्रदेश में शादी, पेंशन, जरूरी उपकरण, घर, लगभग हर चीज के लिए कोई न कोई योजना है। और फिर अंडमान और निकोबार को देखिए, जहां इनमें से किसी भी कैटेगरी में कोई स्कीम लिस्टेड ही नहीं है। कितना बड़ा गैप है ये। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि एक नागरिक को कितनी मदद मिलेगी ये उसकी जरूरत से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि वो देश के किस राज्य में रहता है। सोचिए, एक ही देश के नागरिकों के बीच अवसरों की एक कितनी गहरी खाई है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। सूचना ही शक्ति है। इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, जब जानकारी सही और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचती है, तो होता क्या है? लोग अपने अधिकार मांग पाते हैं, सरकारें अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधार पाती है, सिस्टम में पारदर्शिता आती है और अधिकारी जवाबदेह बनते हैं। तो सही जानकारी ही एक बेहतर व्यवस्था की नींव है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि ये जो कंपेंडियम है, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। ये सशक्तिकरण का यानी एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा टूल है।
ये वो आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि अब जब हमारे पास नीतियों का ये नक्शा है, तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इस जानकारी का इस्तेमाल करके एक ऐसा भारत बनाने के लिए जो सच में हर किसी के लिए समावेशी हो, असली इंक्लूजन की तरफ हमारा अगला कदम क्या होगा?